Today we are going to study about the articles. आर्टिकल्स का टॉपिक शुरू करने से पहले आपने ग्रुप में 2 क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, ट्रांसलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें आपको कन्फ्यूजन रही है. तो सबसे पहले मैं वो 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स क्लियर करूँगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक. आप क्या ग्रुप में लिंक शेयर कर सकते हैं? आपके कुछ फेलो एस्पिरेंट्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. अगर आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है तो आप जल्दी से ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिए. श्योर मैम. ठीक है, मैं ग्रुप से वो क्वेश्चंस निकाल रही हूँ जिस पे आपको कन्फ्यूजन रही है. दोनों क्वेश्चंस ट्रांसलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस थे. ठीक है, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन लेती हूँ. ओके, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नंबर 101 है. ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग नॉट दिस वन, ये अभी नहीं, क्योंकि अभी आपने सेंटेंस टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा है, जो आपके ट्रांसलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपने ग्रुप में पोस्ट किए थे जिसमें कि बहुत कन्फ्यूजन है रही स्टूडेंट्स को. मैंने ग्रुप में आंसर भी किया था कि कैसे आप सही ऑप्शन और के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, क्या लॉजिक आप यूज़ करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि आई शुड टेक इट अप इन द क्लास ऑल्सो. ओके, जैसे कि आप ये क्वेश्चन लेते हैं 109, क्वेश्चन नंबर 109. इंस्ट्रक्शंस हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, और सेंटेंस है were I to be elected again, I would solve these problems. I repeat, were I to be elected again, I would solve these problems. आप लोगों को ऑलरेडी मैं कंडीशनल्स पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड हो चुका है. मैंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे आप वो आंसर कर पाए. तो ये अगर आप सेकंड कंडीशनल को देखेंगे, आप इस स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सेकंड कंडीशनल का एग्जाम्पल है. तो सेकंड कंडीशनल हम कब यूज़ करते हैं? सेकंड कंडीशनल हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी सिचुएशन के बारे में गेस करते हैं, अगर ऐसा होता. ठीक है, सेकंड कंडीशनल उन सिचुएशन के बारे में गेस करने के लिए आप यूज़ करते हैं जो प्योरली हाइपोथेटिकल हैं, जिनका होना, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल हैं वो सिचुएशन. तो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया था कि इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड ट्राई टू कर्ब करप्शन. तो जो इफ़ कंडीशनल है उसमें आपका सिंपल पास्ट आता है, और जो आपका रिजल्टेंट क्लॉज है, रिजल्ट वाला जो पार्ट है, उसमें आपका सब्जेक्ट के बाद वुड आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. तो अगर इस सेंटेंस को देखें तो इसमें क्या है, वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन, वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन, इसमें इफ़ से शुरू नहीं हो रहा है. ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है, अदरवाइज है ये वही, वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन. देखो कौन सा पास्ट यूज़ हो रहा है, सिंपल पास्ट यूज़ हो रहा है, आई सब्जेक्ट है, वर यूज़ हो रहा है आई के साथ. मैंने बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में आई के साथ वॉज ना यूज़ होके वर यूज़ होता है, क्योंकि वो अनरियल पास्ट डिनोट करता है. ठीक है, और जो रिजल्ट वाला क्लॉज है, अगर मैं इलेक्ट हो जाऊं वापस से तो क्या होगा, आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, सब्जेक्ट के बाद में वुड है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन, क्या मैं पुनः निर्वाचित होने के लिए इन समस्याओं को हल कर दूं? क्या मैं तो है ही नहीं सेंस, क्योंकि जब कंडीशनल होता है तो आप क्या बोलते हैं, यदि. इफ़ का सेंस आता है, यदि का सेंस आता है. ठीक है,
अब हम ऑप्शन, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आप हटा देंगे, निगेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन बी, यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो इन समस्याओं को हल कर दूंगा। ठीक है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, क्या मैं फिर से निर्वाचित होने के लिए इन समस्याओं को हल कर दूंगा? नहीं, ये ऑप्शन सी आप एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जब कंडीशनल है, जहाँ पर आप कयास लगा रहे हो, गैस कर रहे हो, वहाँ पर यदि से शुरू होंगे, क्या से शुरू नहीं होंगे। तो ए और सी तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। अब बच गए बी एंड डी। तो अब थोड़ा सा सेंटेंस की फ्रेजिंग को देखना पड़ेगा कि क्या सेंटेंस बनाया गया है। सेंटेंस बोल रहा है, वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ऑप्शन डी बोल रहा है, यदि मैं दोबारा चुना गया तो समस्याएं ही नहीं रहेंगी। जबकि रिजल्टेंट क्लॉज में इंग्लिश बोल रहा है, आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ये नहीं बोल रहा है कि देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स, जो कि ऑप्शन डी का मतलब निकल रहा है। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यदि वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन, यदि मैं दोबारा चुना जाऊं, आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो इन समस्याओं को हल कर दूंगा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं करप्शन की समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। ये सेंस है ना। तो ऑप्शन क्या है? अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। आंसर है ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? अभी ग्रुप में ये पोस्ट किया गया है क्वेश्चन। जिनने पोस्ट किया है या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है डिस्कशन में, उनको क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है क्वेश्चन, वो वापस इस क्वेश्चन को जा कर के देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। आप में से कौन कौन थे जो डिस्कशन में थे? सभी थे जो यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं क्लास? ठीक है। नेक्स्ट एक ट्रांसलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी। ठीक है, इसमें जो फ्रेज है नॉट माइंड, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेज है। ये लिखते भी चलिए, क्योंकि आपको अपनी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ानी है। तो ये फ्रेज तो कहीं भी कभी भी आ सकता है। आई डू नॉट माइंड बोलते हैं ना, नॉट माइंड। आई डोंट माइंड, आई शुड नॉट माइंड, आई कुड नॉट माइंड। फ्रेज है नॉट माइंड। नॉट माइंड का मतलब है कि चल जाएगा। जब आप बोलते हो कि आई डोंट माइंड दिस, उसका मतलब होता है कि ये चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी, तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें होगा कि मुझे थोड़ी चाय और चल जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? मुझे थोड़ी और चाय चल जाएगी। ऑप्शन ए, नॉट माइंड। मैं रिपीट कर रही हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, एक तो प्लीज़ मैं 10 मिनट पहले जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं 10 मिनट पहले सेशन ओपन कर देती हूँ, सो दैट कि आप लोग ज्वाइन कर पाएँ। प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन करें, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चंस जो ग्रुप में पोस्ट हुए थे और जिस पर डिस्कशंस था, मैं उनको सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए, और फिर हम आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। एक मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, सबको क्लियर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। दोनों क्वेश्चन ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि आई शुड नॉट माइंड, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। आई शुड नॉट माइंड अ लिटिल मोर टी। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन में आपको हेल्प करेगा वो है आपका फ्रेज नॉट माइंड। जब हम बोलते हैं कि आई डोंट माइंड दिस, ठीक है, तो आप बोलते हो मुझे ये चल जाएगा, ठीक है। डू यू माइंड गोइंग फॉर अ वॉक? आई डोंट माइंड, मुझे चलेगा, ठीक है। तो अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है मुझे थोड़ी चाय और चल जाएगी। ऑप्शन बी बोल रहा है
मुझे थोड़ी चाय और दे दीजिए, है ही नहीं है तो क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर कोई वर्ड होना चाहिए रिक्वेस्ट से रिलेटेड। कुड यू प्लीज़ गिव मी सम मोर टी, रिक्वेस्ट तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बी को हटा दोगे। नेक्स्ट है मैं और चाय के लिए तैयार हूँ, तो वहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि आई वॉन्ट मोर टी, इस तरीके का तो सेंस नहीं है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी है मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा, ठीक है, या मुझे थोड़ी और चाय चल जाएगी, मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा। इसमें होता है कि जब आपका खुद का प्रेफरेंस होता है, आप खुद चाह रहे हो कि मुझे थोड़ी और चाय मिल जाएगी, मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको चाय चाहिए, ठीक है। कोई आपको ऑफ़र कर रहा है और बोल रहे हो कि ठीक है आई डोंट माइंड, मुझे चल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नेसेसरीली चाहिए, बट कोई बोल रहा है और आप बोल रहे हो ठीक है चल जाएगी, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, और बाकी सारे ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देंगे। अब समझ में आया कि अब कोई कन्फ्यूजन इन दो क्वेश्चंस पे जो आपने पोस्ट किए ग्रुप पे? नहीं। अब ग्रुप में किसी ने पूछा था कि मैम ऐसा पॉसिबल है कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन बिना कन्फ्यूजन के सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इसका जवाब जब अब हम ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस लेंगे तब हम करेंगे। अच्छा मैं एक और आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। फ़िलहाल आप जब अपनी सेल्फ स्टडी या सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रुप में उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पिक करिए जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि एक एक करके हमें सारे टॉपिक्स कवर करने ही हैं, ठीक है। तो अगर आप आउट ऑफ सिलेबस जा कर के अभी, नॉट आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ टर्न कोई टॉपिक पिक करेंगे तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा उनको आपको क्लियर कर पाना, क्योंकि अभी मैंने उसकी रूल्स आपको समझाए नहीं हैं क्लास में। कंडीशनल का कोई लीजिए, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस उठाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने बोला था, होमवर्क दिया था, किसी ने अभी तक नहीं किया। आज आर्टिकल हैं, आर्टिकल के क्वेश्चन सर्कुलेट करिए ग्रुप में और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। चलिए अब आज का क्लास हम शुरू करने वाले हैं। आई होप कि पेन एंड पेपर आपके पास में है, नोट्स भी लेते रहिए। ये मैंने पूरी शीट आपके लिए प्रिपेयर कर दी है और हम एक वाइट बोर्ड की हेल्प से रूल्स देखेंगे ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करना पड़े लिखने में, और फिर एग्जाम्पल्स मैं आपको जहाँ पर ज़रूरी होगा समझाते हुए चलूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। ये है हमारा आज का टॉपिक, आर्टिकल, ओके। आर्टिकल क्या है ये आपको पता होने चाहिए कि वो एडजेक्टिव के तरह ही काम करते हैं। एडजेक्टिव्स का क्या फंक्शन होता है? एडजेक्टिव्स का फंक्शन होता है नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, ठीक है। जब हम वर्ड मॉडिफाई यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड करना। जैसे कि सेंटेंस है शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो ये स्मार्ट है ना, ठीक है, ये है हमारा नाउन, और यहाँ पर ये हो गया एडजेक्टिव। लड़की कैसी है? लड़की स्मार्ट है। नाउन कैसा है? नाउन स्मार्ट है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, बताता है कि नाउन किस तरीके का है, ठीक है, क्या क्वालिटी है उस नाउन की। और ये जो आप इस एडजेक्टिव से पहले देख रहे हैं ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल भी एडजेक्टिव के जैसा ही काम करता है, वो भी नाउन को फर्दर मॉडिफाई करता है, बट एडजेक्टिव डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशन देता है और आर्टिकल डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशन देता है। यही आज हम सीखने वाले हैं, हम रूल्स सीखने वाले हैं सो दैट कि हम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आंसर कर पाएँ, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में पता है 2 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, 2 आर्टिकल नहीं होते हैं,
दो कैटेगरी होती हैं आर्टिकल्स की, दो टाइप होते हैं आर्टिकल्स की, ठीक है। एक टाइप होता है डेफिनेट आर्टिकल का और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल का। तो दा जो है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और ए और एन जो हैं ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। डेफिनेट का क्या मतलब होता है और इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है, ये आपको याद रहना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। डेफिनेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को डेफिनेट बोलते हैं, इसका मतलब होता है वो चीज़ स्पेसिफिक है, वो पर्टिकुलर है, वो रैंडम नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्लास में से किसी का नाम लेके बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ कि अंजू, ठीक है, तो ये एक डेफिनेट एस्पिरेंट का नाम है, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट का नाम है जो क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक, ठीक है। और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, वो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है, वो इनडेफिनेट हैं, वो नॉन स्पेसिफिक हैं, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, अभी मैं सिर्फ आपके बेसिक्स रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। रूल्स पे अभी हम आए नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो मैम। आपको आर्टिकल पता चल गए कि वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको पता चल गया कि दो कैटेगरीज होती हैं, एक को हम बोलते हैं डेफिनेट जिसमें दा आता है, और एक होता है इनडेफिनेट जिसमें ए और एन आते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास कितने आर्टिकल्स हो गए दोनों कैटेगरीज में मिला के? हाउ मेनी आर्टिकल्स डू वी हैव? 3 आर्टिकल्स। कहने को ये 3 आर्टिकल्स हैं, पर जब इनके यूज़ की बात आती है तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, कंडीशंस बनती हैं। अब आपको डिसाइड, एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आते हैं, एक कोई सेंटेंस आ जाएगा, उसमें से पूछेंगे कि विच शुड बी द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर ऑप्शन ए में दे देंगे एक ए दे देंगे, एक में एन दे देंगे, एक में दा दे देंगे, और एक में नो आर्टिकल रिक्वायर्ड दे देंगे, जिसको हम ज़ीरो आर्टिकल भी बोलते हैं। ज़ीरो आर्टिकल की भी कंडीशन बनती हैं, जिसको हम या तो ज़ीरो आर्टिकल बोल देते हैं, ऑप्शन में हमेशा आता है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, या फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है। तो वो रूल्स आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब भी समझा दिया है। जब हम डिस्कशन करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, तो मैं टर्म यूज़ करूँगी स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर, और नॉन स्पेसिफिक मतलब कॉमन, जनरल। ये दोनों का डिस्टिंक्शन क्लियर है, डिफरेंस क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है हमने, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया है, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ठीक है, सरिता जी प्लीज़ ज्वाइन ऑन टाइम, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, लेट्स रीड द बुक, ठीक है। अब व्हेन आई से लेट्स रीड द बुक, look at this particular article, okay, which let me highlight this. When I take this particular article, the, right, it is used to refer to this book, right? When you are saying let's read the book, it means you have already made a reference to this book. Let me explain it in a context, right? We have many books. Please mute yourself. We have many books on the shelf, okay, on the shelf.
लेट अस रीड द बुक वी पिक्ड अप yesterday, राइट। तो ये कौन सी बुक है? ये जो द है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? ये हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द बुक। कौन सी स्पेसिफिक बुक है? ये वो स्पेसिफिक बुक है जो हमने कल पढ़ी थी, है ना। तो ये कोई जनरल कॉमन बुक नहीं है, ये वो बुक है। दा हमने क्यों यूज़ किया है? दा हमने इसलिए यूज़ किया है बिकॉज इट इज़ रेफरिंग टू समथिंग पर्टिकुलर, ठीक है। ये कौन सी बुक है? ये वो बुक है जो कल आपने उठाई थी। तो अभी क्या होता है सेंटेंसेस में, जब आपके एग्ज़ाम में सेंटेंसेस आते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। तो जब आप जैसे एक सेंटेंस पढ़ेंगे कि लेट अस अटेंड द रिसेप्शन टुनाइट, लेट अस अटेंड द रिसेप्शन टुनाइट, ऐसे करके मान लो कि एक सेंटेंस आ गया, लेट अस अटेंड, ठीक है। ए आ गया, एन आ गया, द आ गया और नो आर्टिकल आ गया, ठीक है। रिसेप्शन टुनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जब आप किसी से बात करते हो, ठीक है, जब आप लैंग्वेज को रियलिटी में यूज़ करते हो, तब आप किसी को बोल रहे हो कि चलो रिसेप्शन अटेंड करते हैं, तो आप किसी जनरल रिसेप्शन की तो बात नहीं करोगे कि इतने सारे रिसेप्शन होते हैं, चलो आज कोई रिसेप्शन अटेंड करते हैं, नहीं। You must be referring to a specific reception that is being held tonight, which you should attend. Are you getting my point? Clear हो रहा है सबको या नहीं? Yes, ma'am. Yes. तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट बना दिया है। You people are joining really late. Please do not join this late. It will be very difficult for you to understand because the topic has already been started. Okay. अब जैसे यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको समझाना था तो मैंने कोशिश की कि कॉन्टेक्स्ट को बहुत क्लियरली स्टेट करूँ सेंटेंस में, इसलिए मैंने क्या किया, द बुक के बाद में ये ऐड कर दिया, वी पिक्ड अप यस्टरडे, ताकि आपको पता चले कि कौन सी स्पेसिफिक बुक, वो बुक जो हमने यस्टरडे पिक की थी, ठीक है। बट जब एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे आता है कि लेट अस अटेंड डैश रिसेप्शन टुनाइट। तो अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि दिस रिसेप्शन इट इज़ रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक, दैट रिसेप्शन विच इज़ बीइंग हेल्ड टुनाइट। तो ये स्पेसिफिक रिसेप्शन है, तो स्पेसिफिक जहाँ पर आप होते हो वहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हो, डेफिनेट आर्टिकल द होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लेट अस अटेंड द रिसेप्शन टुनाइट, ओके। और ये दोनों ऑप्शंस आपके ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा, क्योंकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट आएगा उस टाइम पे you will not have my voice, my explanation with you. So everything has been explained here in a very systematic manner, right? अब मैं यहाँ पर सीधा डाइव करूँगी आपके इनडेफिनेट आर्टिकल पे, जो हैं ए और एन, दोनों हाईलाइट कर दिए हैं सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इनडेफिनेट आर्टिकल को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जब भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ें, ए एन एन, दे सिग्नल दैट द नाउन मॉडिफाइड इज इनडेफिनेट रेफरिंग टू एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप। यहाँ पर आपको अगर ये फ्रेज समझने में मुश्किल हो रही है तो एक सिंपल सी चीज़ समझिए, जब भी आप इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे तो आर्टिकल अपने आप में इनडेफिनेट नहीं होता है, एक्चुअली जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहा है वो इनडेफिनेट होगा। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, माई डॉटर रियली वॉन्ट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस, ओके। दैट माई डॉटर वॉन्ट्स अ डॉग, ये कोई स्पेसिफिक डॉग नहीं है। अब इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कैसे फ़र्क होता है। इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, यहाँ पर सेंटेंस को बढ़ा देती हूँ। My daughter really wants a dog for Christmas. She saw
the dog at her cousin's place and she wants it now, है ना। तो जब हम पहली बार रेफ़र कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, पहली बार जब हम रेफ़र कर रहे हैं तब हम आ यूज़ कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद उसी चीज़ का जब हम वापस से रेफरेंस दे रहे होते हैं तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में द यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हम को पता है कि वी आर रेफरिंग टू दैट डॉग विच शी सॉ एट हर कजन्स प्लेस एंड शी वॉन्ट्स इट नाउ। समझ में आया आप लोगों को? क्या यहाँ पर आपको? Yes, ma'am. ठीक है, तो ए और एन के एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिए हैं, तो यहाँ पर अगर सबको क्लियर है तो आई विल नॉट वॉक यू थ्रू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल. It is enough that you understand A and N, they are indefinite, they are used to refer to nouns which are indefinite, not specific, and when something is being referred to or being mentioned for the first time, you can use a. But when the same noun, when the same thing is being mentioned again, like here, now you can use the, because now you know कि कौन सी specific चीज़ है, कौन सा dog है, ठीक है, which the daughter wants for the as a Christmas gift, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम रूल्स पे आ रहे, ठीक है। अभी तक तो हम सिर्फ समझ रहे थे डेफिनेट, इनडेफिनेट, ठीक है। अब हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स मैं आपको जब पढ़ाऊँगी तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करने के लिए एक दो बार चीज़ों को रिपीट करूँगी, सो दैट कि आपको वो याद होते चले, ठीक है। जो पहला रूल है वो बहुत बेसिक है, वो आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि ए और एन का डिस्टिंक्शन, कि कहाँ ए यूज़ करें, कहाँ एन यूज़ करें। तो ए फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। सबसे पहला तो रूल यही कहता है कि जहाँ पर भी आप कोई भी नाउन को, जहाँ पर भी आपको कोई नाउन मिले जो कि आपको कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, वॉवल्स कौन कौन से हैं, वॉवल्स कौन कौन से हैं इंग्लिश में? A, E, I, O, U. एग्जैक्टली, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर द वॉवल्स, ठीक है। तो कहीं पर भी जब कोई नाउन आपका कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा हो, यानी कि इन अल्फ़ाबेट्स के अलावा किसी और अल्फ़ाबेट से जिसकी स्पेलिंग स्टार्ट हो रही हो, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर ए यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। अ बॉय, अ कार, अ बाइक, अ जू, अ डॉग, ठीक है। याद रखिए कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ए और एन प्लूरल के साथ यूज़ नहीं होते, ये सिर्फ नाउन सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं। तो एग्ज़ाम में एक बार ऑप्शन पिक करने से पहले सबसे पहले देखिएगा कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल के साथ ए और एन यूज़ नहीं होंगे। अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले यही चीज़ लिखिए कि ए और एन दे आर यूज विद, A और N they are used with singular nouns, ठीक है। दूसरा है N कब यूज़ होगा, N होगा जब आपका सिंगुलर नाउन जो है वो वॉवल से स्टार्ट होता है, यानी A, E, I, O, U इससे स्टार्ट होता है। जैसे कि एलिफेंट, ये रहा वॉवल, एग, E, एप्पल, A, इडियट, I, ऑर्फन, O, अम्ब्रेला, ठीक है, ठीक है। सारे हमारे वॉवल्स यहाँ पर कवर हो गए, बट ये इससे भी ज़्यादा जो एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, ठीक है, वो ये होती है कि कभी कभी हम साउंड्स, सबसे पहले जब हमको लगता है कि हमें सिर्फ स्पेलिंग देखें कि पहला अल्फ़ाबेट जो है वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट, बट जो आपका ज़्यादा स्पेशलाइज्ड रूल है वो ये कहता है कि साउंड
को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। जहाँ पर वॉवल साउंड आएगी, जहाँ पर वॉवल साउंड होगी आपकी, आर्टिकल में जब भी आप कभी देखेंगे कि एन यूज़ करें या ए यूज़ करें, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखेंगे वॉवल साउंड देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर यू लिखा है, यूज़र, हम कितनी बार यूज़र यूज़ करते हैं ना, ठीक है, इंटरनेट के उसमें डिक्शन में हम कितनी बार यूज़र यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे मैम इसके साथ तो एन आना चाहिए, ये ए तो गलत है, ये तो वॉवल से शुरू हो रहा है, ये रहा यू, ये रहा यू, ठीक है। नहीं, अगर जब आप यूज़र बोलते हैं, सब यूज़र बोल के बोलिए आप, ठीक है, अनम्यूट मत करिए, एक बार यूज़र बोलिए, यूज़र, 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 ठीक है। जब आप ये है ना, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि कैसे साउंड आ रही है, यूज़र, यू, यूज़र, है ना, वाई ओ ओ, ठीक है। इसलिए यूज़र के साथ में आप एन यूज़ नहीं करते, आप ए यूज़ करेंगे, क्योंकि वाई जो है वो वॉवल में नहीं है ना, वाई इज़ नॉट देयर इन द लिस्ट ऑफ द वॉवल्स। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल में आप रूल लिखिए कि यूज़ एन व्हेन अ नाउन बिगिंस with vowel sounds, with vowel sound, ठीक है। यस मैम। तो उसमें से एग्जाम्पल ये सब लिखते रहिए, जैसे कि यूज़र का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, जिसमें कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो ए की जगह, एन की जगह, मतलब वो एन करके आते हैं। द राइट आर्टिकल शुड बी ए। हाँ, बिकॉज जब आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो यूनिवर्सिटी, आप यू नहीं बोलते, ठीक है। उसी तरीके से यूनिसाइकिल, उसी तरीके से यूनिकॉर्न, एक एनिमल होता है विच वेरी रेयर एनिमल, यूनिकॉर्न, है ना, यूनिकॉर्न, तो वहाँ पर भी क्या आएगा, अ यूनिकॉर्न, ओके। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि आपको स्पेलिंग वाइज देखने में लग रहा है कि ये वॉवल से शुरू हो रही है स्पेलिंग, बट जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो वॉवल साउंड नहीं आती है, कॉन्सोनेंट की साउंड है। इसलिए हम इनके साथ इन सारे वर्ड्स, यूज़र, यूनिकॉर्न, यूनिसाइकिल, यूनिवर्सिटी, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अ यूज़ करते हैं, हम एन यूज़ नहीं करते। उसी तरीके से हम लेते हैं MBA, MLA, MA, she has an MBA degree in business, in let's say in finances, और she has an MBA in HR। तो ये स्टार्ट तो हो रहा है आपका किससे, एम से, जो कि एक वॉवल नहीं है, ठीक है। तो जब ये वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हमें तो ए लगाना चाहिए, दैट शी हैज़ an MBA degree in HR, ठीक है मैम, बट साउंड इसमें ए का आ रहा है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि अब आपको ये रूल समझ में आ गया कि जहाँ पर भी साउंड, वॉवल साउंड्स आएंगी, वहाँ पर आप एन यूज़ करेंगे, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होंगी, ठीक है, वहाँ पर आप ए यूज़ करेंगे। अब क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर ये, हाँ, पर आप यहाँ पर ये भी याद रखिए, देखिए ये सारे ये जो हमारा रूल है, ये एब्रीविएशंस पे भी यूज़ हो रहा है ना, ये सब एब्रीविएशंस हैं। MA इज़ एन एब्रीविएशन फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। फिर MBA, MLA, ये सब क्या हैं, ये सब एब्रीविएशंस हैं। तो ये रूल जो है वो एब्रीविएशंस पे भी अप्लाई होता है। ये मैंने इस शीट में भी ऐड कर दिया है रूल, मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्लियर है आप सब लोगों को? यस मैम। तो अब आप क्वेश्चंस करेंगे तो एक क्वेश्चन ज़रूर इसमें से होगा, तो अब आप सही आंसर्स ऑप्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में
जैसे ये है, ठीक है। अगर हम इस वर्ड को देखें, इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम हावर तो नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं ना, हाफ एन आर, आर, एच तो साइलेंट है, ठीक है ना। तो जब हम इसको पढ़ते आर हैं तो वो कौन सी साउंड है, वो वॉवल साउंड है ना, है या नहीं। तो वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, एन यूज़ करते हैं, एन आर, गिव मी एन आर, ठीक है। I'll be back by half an hour. I'll be back by, I will be back by half an hour, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एन आर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एन उन नाउन्स के साथ स्टार्ट होगा जिनकी की स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है, बट जहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है, एच क्या है, साइलेंट है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑनरेबल, ऑनरेबल, हॉनरेबल तो बोलते नहीं, ऑनरेबल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन, एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल। उसी तरीके से हॉनेस्ट तो नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो एन, एन ऑनेस्ट होगा, ठीक है। एन आर, एन ऑनरेबल, एन ऑनेस्ट। तो वो सारे नाउन्स जो एच से शुरू होते हैं बट जिसमें एच साइलेंट होता है, वहाँ पर हम ए यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। क्लियर है सबको, ये रूल भी क्लियर हुआ, यस मैम, ठीक है, यस मैम, ओके। जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपका कोई एच से शुरू होने वाला नाउन है और एच साइलेंट नहीं है, वहाँ पर आप ए ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। क्लियर है सबको, यस मैम। और ये रूल भी सारे एक्रोनिम्स, सारे एब्रीविएशंस पे अप्लाई होता है, ठीक है। क्लियर है। देखो, एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स में क्या फ़र्क है, एक्रोनिम्स भी किसी भी वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लेके बनता है, एब्रीविएशन भी शॉर्टेंड फॉर्म होती है। बट एक्रोनिम में क्या होता है, एक्रोनिम में जब फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लेके एक वर्ड बनता है तो उस वर्ड की अपनी यूनिक साउंड भी होती है। जैसे कि AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड का ए लिया, ठीक है, इम्यूनो का आई लिया, डेफिशिएंसी का डी लिया, सिंड्रोम का एस लिया, उससे बन गया AIDS। बट हम इसको AIDS तो पढ़ते नहीं हैं, हम इसको एड्स पढ़ते हैं। तो जब हम किसी वर्ड्स के इनिशियल लेटर को लेके कोई वर्ड बनाते हैं और उसकी अपनी डिस्टिंक्ट साउंड होती है, तो हम उसको एक्रोनिम बोलते हैं। बट अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लें, WHO, तो WHO की कोई अपनी साउंड तो नहीं है, हम हर अल्फ़ाबेट को बोल रहे हैं अलग से, WHO। तो ये एक्रोनिम हुआ या एब्रीविएशन हुआ, क्या हुआ, नहीं, ये एब्रीविएशन हुआ ना। एक्रोनिम होता है जब अल्फ़ाबेट्स को एक साथ लेते हैं, बट उन सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के हम एक नया प्रोनंसिएशन करते हैं। जैसे कि AIDS, जब हम एड्स बोलते हैं AIDS बोलते हैं या एड्स बोलते हैं, एड्स बोलते हैं ना, यस, बट जब हम WHO बोलते हैं तो कोई अलग साउंड तो नहीं है, हर अल्फ़ाबेट को अलग अलग बोल रहे हैं ना, WHO बोल रहे हैं। तो WHO एब्रीविएशन हुआ और एड्स एक्रोनिम हुआ, नासा जो हुआ वो एक्रोनिम हुआ, है ना, क्योंकि नासा अपने हर अल्फ़ाबेट को एक साथ लिया आपने, बट एक अलग साउंड भी तो बन गई, राइट। तो यहाँ पर ये रूल जो है, मैंने ये समझा दिया यहाँ पर आपको, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि ये जो रूल होता है ये आपका एब्रीविएशंस पे भी अप्लाई होता है। जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट तो हो रहा है, बट इसकी प्रोनंसिएशन क्या है, वॉवल साउंड से होती है, ठीक है, जो रिकॉर्डेड डेटा है।
ठीक है। तो MSDS इसको जैसे MA बोलते हैं तो MSDS बोलते हैं इसको, है ना। तो MSDS बोलते हैं तो A वाली साउंड आती है, इसलिए इसको हम AMSDS नहीं बोलते, NMSDS बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया। तो ये जब बोलते हैं तो SPCC बोलते हैं ना, SPCC प्लान। तो SPCC में क्या होता है, ए की साउंड आती है, तो ये अगेन आपका N होता है, ठीक है। ये एक्रोनिम एब्रीविएशन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको MA MLA, ठीक है, MBA वाले एग्जाम्पल्स दे दिए, इजी और एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको ये वाले A और N के इतने से रूल्स बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं आपको पहले दा से रिलेटेड सारे रूल्स पहले एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल दा वाले रूल्स हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो दा है, ठीक है, वो हम आप देखिए दो तरीके के नाउन होते हैं, एक होते हैं काउंट नाउन्स और एक होते हैं अनकाउंट नाउन्स, जिनको हम नॉन काउंट नाउन्स भी बोलते हैं। काउंटेबल नाउन्स, नॉन काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, चेयर, टेबल, बुक्स और बहुत एंडलेस लिस्ट है। अनकाउंट नाउन्स जैसे कि मिल्क, शुगर, इंटेलिजेंस, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ब्यूटी, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो द कैन बी यूज विद नॉन काउंट नाउन्स, ठीक है, और द आर्टिकल कैन बी ओमिटेड एंटायरली। अब कहाँ पर आर्टिकल को ओमिट करेंगे उसके रूल्स में आपको बताऊंगी। जहाँ पर भी आप अनकाउंट नाउन के साथ द को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि वाटर है, वाटर को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। आप बकेट्स ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हो ना, आप वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते, कर सकते हो या नहीं? No, ma'am. ठीक है। तो आप जैसे कि ये सेंटेंस है, आई लव टू सेल ओवर द वाटर, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप या दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों करेक्ट हैं। आई लव टू सेल ओवर वाटर भी बोल सकते हो और आई लव टू सेल ओवर द वाटर भी बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको अनकाउंट नाउन मिले, ठीक है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करना है या ना करना है, उसका क्या रूल है? उसका ये रूल है कि आप यूज़ कर भी सकते हो, आप ओमिट भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. जब आप वो आप यूज़ करते हो या नहीं करते हो, उससे दो डिफरेंट मीनिंग कन्वे होंगी। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो सिर्फ आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस में तो आपका सीधा सीधा रूल अप्लाई होता है कि देखा कि अनकाउंट नाउन है तो ठीक है, उसमें से आपको आप दा लगा दो अगर ऑप्शन में दा दिया हुआ है, ठीक है। ओके Yes, ma'am. ओके। और ये तो आपको ऑलरेडी मैंने रूल बता ही दिया है कि आपके ए और एन तो जो हैं वो केवल काउंट नाउन्स के साथ में यूज़ होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए और एन दोनों सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वाटर तो नहीं है ना, यहाँ पर जो आपका नाउन है बॉटल है, बॉटल इज़ अ काउंट नाउन, ठीक है। तो आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर, आई नीड अ न्यू ग्लास ऑफ मिल्क, और आप कह सकते हैं आई नीड वाटर, बस आई नीड वाटर। ओके, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है, अब स्पेसिफिक रूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आपको लर्न करने हैं, जो थोड़े से आपको मतलब मेमोराइज करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको कहाँ कहाँ पर यूज़ नहीं करना है दा को, ये डू नॉट लिखा है ना मैंने, वह ये वो सारे सिचुएशंस मैंने यहाँ पर लिस्ट करी हैं जहाँ पर आपको द यूज़ नहीं करना है, डू नॉट यूज़। वापस से ध्यान से सुन लीजिए, डू नॉट यूज़ द व्हेन दीज कंडीशंस आर देयर। क्या क्या कंडीशंस है? नंबर 1, जब नेम्स ऑफ कंट्रीज़
या टेरिटरीज आर मेंशन। कोई भी कंट्री के नाम के साथ में एक्सेप्शन है, वो मैं अभी बताऊंगी, पर जब कंट्रीज़ का नाम आप कहीं पर आएगा क्वेश्चन में, उससे पहले आप द नहीं लगाओगे, आप द इंडिया नहीं बोलोगे, ठीक है। इटली, द इटली नहीं बोलोगे। मैक्सिको, द मैक्सिको नहीं बोलोगे। बोलीविया, द बोलीविया नहीं बोलोगे। रशिया, द रशिया नहीं बोलोगे, ठीक है। पर वो कंट्रीज़ जो एक क्लस्टर हैं, एक ग्रुप हैं, ठीक है, उसको हम वहाँ पर हम द लगाते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे मैम क्यों, तो इसका देखिए सिंपल सा, जो किसी लैंग्वेज के फंडामेंटल रूल्स होते हैं वो सेकेंड लर्नर्स को वैसे ही फॉलो करने होते हैं जैसे वो उस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ जो क्लस्टर हैं उनके आगे द लगाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं पता होता है कि नीदरलैंड्स जो है वो क्या क्लस्टर है, कि बहुत सारे जोग्राफिकल एरियाज़ दे कम टुगेदर टू मेक नीदरलैंड्स, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पर आपके लिए नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नीदरलैंड्स अगर बोलेंगे, देखो यहाँ नीदरलैंड नहीं बोल रहे हैं ना, नीदरलैंड्स बोलते हैं, तो द नीदरलैंड्स होगा। द डोमिनिकन रिपब्लिक होगा क्योंकि ये रिपब्लिक है। द फिलीपींस होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स होगा। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो जो क्लस्टर हैं, ग्रुप हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स, डोमिनिकन रिपब्लिक, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स, उनसे पहले हमेशा द आएगा। कभी भी यूएसए नहीं बोलते, द यूएसए बोलते हैं। कभी भी द इंडिया नहीं बोलते, इंडिया बोलते हैं। कभी भी नेदरलैंड्स नहीं बोलते, द नेदरलैंड्स बोलते हैं। लिख लिया आपने, याद रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, ये रूल्स याद रखिए, यहाँ द नहीं लगता है, ठीक है। एक्सेप्शन जहाँ पर है वहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ। जो भी सिटीज़ के नेम्स होंगे, टाउन्स के नेम्स होंगे, स्टेट्स के नेम्स होंगे, वहाँ पर नहीं यूज़ होगा द, ठीक है। आप चाहे कोई भी कंट्री ले लो, आप न्यूयॉर्क ले लो, आप सैन फ्रांसिस्को ले लो, आप सियोल ले लो, आप मायामी ले लो, आप वो ले लो, आप कोई इंडियन सिटी ले लो, लखनऊ ले लो, बैंगलोर ले लो, ठीक है। कोई भी स्टेट ले लो, गुजरात ले लो, असम ले लो, ठीक है। कोई भी सिटी, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इनसे पहले द नहीं लगता, नहीं लगता, ठीक है। स्ट्रीट्स के नेम से पहले द नहीं लगता, ठीक है। हर सिटी में कुछ स्ट्रीट्स होती हैं, है ना, जैसे दिल्ली में है 11 मूर्ति मार्ग, ठीक है, कोपरनिकस मार्ग, ओके। तो इनके नाम से पहले, किसी भी स्ट्रीट के नाम से पहले द नहीं लगता। लेक्स के नाम से पहले या बेस जो होते हैं उनके नाम से पहले द नहीं लगता। हमारे इंडिया में कितनी सारी लेक्स हैं, ठीक है। नैनीताल आप जाएंगे, इट इज़ सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है। तो लेक्स, उदयपुर, एग्जैक्टली, उदयपुर, तो वहाँ पर कोई भी लेक हो, ठीक है, तो उसके नाम से पहले द नहीं लगेगा। उसी तरीके से फॉरेन कंट्री में बहुत सारी लेक हैं, ठीक है, लेक टिटिकाशा, बट यहाँ क्या हो गया, मथक्कली मतलब क्या हुआ पागल, क्या हो गया पागल। लाइव कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके। नेक्स्ट इज माउंटेन के नाम से पहले भी आपका द नहीं लगता, ठीक है। जैसे द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, द माउंट फ्यूजी नहीं बोलते, द किलिमंजारो नहीं बोलते, है ना। जो भी सिर्फ जब आप कोई एक स्पेसिफिक माउंटेन का नाम ले रहे हो, जैसे माउंट एवरेस्ट है, अब एक माउंटेन है ना वो, तो वहाँ पर आप द यूज़ नहीं करेंगे। बट जब आप किसी सीरीज़ को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप द लगाओगे। सिंपल रूल है, जहाँ मैंने आपको कंडीशंस बताई जहाँ पर कि द नहीं यूज़ होगा, ठीक है। उसके कुछ एक्सेप्शंस बताए, जैसे कंट्रीज़ के नाम से पहले द नहीं लगता, बट अगर कुछ कंट्रीज़ कुछ क्लस्टर हैं,
ठीक है, जैसे नेदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, तो उनसे पहले द लगेगा। उसी तरीके से जब आप माउंटेन के नाम ले रहे हो तो द नहीं लगाओगे, बट कोई पूरी माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो क्लस्टर है, तो उससे पहले द लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स के नेम से पहले, ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट रूल है, कॉन्टिनेंट के नेम से पहले आप द नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप द एशिया नहीं बोलेंगे, द यूरोप नहीं बोलेंगे, द अफ्रीका नहीं बोलेंगे, आप एशिया यूरोप बोलेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, आइलैंड्स जो होते हैं उनमें उनसे पहले भी आप द नहीं लगाते अनलेस कि वो आपके सीरीज़ हैं, क्लस्टर हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स में आएंगे, ये आपका जीके का तो टेस्ट नहीं है कि द रॉकीज़ है, द एंडीज़ हैं, चलो ये तो फिर भी पॉपुलर हैं तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि मोटा मोटा आपको अभी रूल इस स्टेज पे याद रखना है कि द कहाँ कहाँ पर नहीं आएगा। कंट्री के नाम से पहले नहीं आएगा, ठीक है, सिटीज़ के नाम से पहले नहीं आएगा, स्टेट्स के नाम से पहले नहीं आएगा, लेक के नाम से पहले नहीं आएगा। ठीक है, आपके कोई माउंटेन का नाम है उससे पहले नहीं आएगा, कॉन्टिनेंट के नाम से पहले नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया सबको? हो गया? ठीक है, अब द कहाँ कहाँ पर लगाना है? लेक से पहले तो नहीं आ रहा, पर रिवर से पहले आ रहा है, ओशन से पहले आ रहा है, सी से पहले आ रहा है, तो हमेशा हम बोलते हैं द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। रिवर्स में द गैंजीज, द नाइल, द यमुना, द सरस्वती। ठीक है, तो स्ट्रेंज है ना कि लेक से पहले तो नहीं आ रहा और रिवर्स, ओशंस एंड सीज से पहले हम लगा रहे हैं, कॉन्टिनेंट से पहले नहीं लगा रहे, बट ओशन से पहले लगा रहे है ना। स्ट्रेंज है, बट याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जो भी ग्लोब के पॉइंट्स होते हैं, ग्लोब आप सब लोगों ने स्कूल टाइम में देखा होगा, अभी भी आप किसी बड़े के मतलब किसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के ऑफिस में चले जाइए तो एक ग्लोब रखा होगा उनके टेबल पे, है ना। तो ग्लोब पे पॉइंट्स होते हैं ना, इक्वेटर होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो जब ग्लोब के किसी पॉइंट को आप रेफ़र करते हो तो उससे पहले द लगाया जाता है। जोग्राफिकल एरियाज़ हम जब बोलते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द मिडल ईस्ट, द साउथ, है ना, जब हम किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम लेकर के ना बोल करके जोग्राफिकल एरियाज़ के टर्म्स में बोलते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, है ना। जैसे इन एशियन कंट्रीज़ को द ईस्टर्न कंट्रीज़ बोला जाता है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ को द वेस्टर्न कंट्रीज़ बोला जाता है, तो हम हमेशा दा लगाते हैं। डेजर्ट से पहले, फॉरेस्ट से पहले, ये याद रखिए, डेजर्ट, फॉरेस्ट, गल्फ्स, पेनिसुलास, इन सब से पहले द लगाते हैं। तो हमेशा जो सबसे बड़ा डेजर्ट है द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, तो डेजर्ट से पहले आप हमेशा द लगाएंगे। जब भी कभी कोई भी गल्फ हो तो आप द लगाएंगे। कोई फॉरेस्ट हो, जैसे हमारे इंडिया में कौन से हैं बड़े फॉरेस्ट, बताइए ज़रा मुझे। कोई सुंदरबन, यस, द सुंदरबंस, ठीक है, द सतपुड़ास, है ना। तो ये सब क्या है, इनसे पहले आप द यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ सबको? यस ओके। और आर्टिकल्स को आप ओमिट कहाँ करेंगे? ओमिट करना मतलब होता है यूज़ नहीं करना। व्हेन यू ओमिट समथिंग यू स्किप इट, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर आप आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो जब 4 ऑप्शन आते हैं उसमें से 3 ऑप्शन तो 3 आर्टिकल्स हो जाते हैं, और जो ऑप्शन डी होता है वो होता है नो आर्टिकल रिक्वायर्ड या ज़ीरो आर्टिकल। तो ज़ीरो आर्टिकल मतलब नो आर्टिकल, याद रखिएगा, ज़ीरो आर्टिकल मतलब नो आर्टिकल, ठीक है। तो नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनैलिटीज़, किसी भी लैंग्वेज से पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे अ इंग्लिश, एन इंग्लिश, द इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, बंगाली, आसामीज़, गुजराती,
ठीक है, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, ठीक है। क्या याद रखना है कि लैंग्वेजेस जहाँ पर भी मेंशन की हुई हो, ये ना क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो जहाँ पर भी कोई लैंग्वेज से रिलेटेड आए, जैसे कि आई एम लर्निंग स्पेनिश दीज डेज, ऐसे करके सेंटेंस आ जाए, तो क्या होगा, आई एम लर्निंग द स्पेनिश आएगा, क्या आएगा, आई एम लर्न, बस कोई आर्टिकल नहीं आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे बोलेंगे शी इज़ रशियन, ठीक है, ही इज़ स्पेनिश, राइट। जब आप किसी को उसकी नेशनैलिटी से रेफ़र करते हैं, शी इज़ इंडियन, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे, ए एन दा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, जब भी किसी स्पोर्ट्स का नाम होगा, कोई भी स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट, ठीक है, आप द नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जब भी कोई एकेडमिक सब्जेक्ट है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये तो सारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ठीक है, डेटा साइंस, कोई भी सब्जेक्ट जो है, आप उससे पहले द नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आई ओमिशन में, लैंग्वेजेस आई एल, स्पोर्ट्स आए एल, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, हाँ, ठीक है, और क्या आए, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जिनको कि हाँ, जिनकी की एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टडी होती है, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसको भी हम, सब्जेक्ट्स को भी हम एस लिख सकते हैं, तो आप ये रूल याद रख लेंगे, एल एस एस, ठीक है। मैम बीमारी के आगे लगता है आर्टिकल, किससे, जैसे कोई भी बीमारी हो उस पे आर्टिकल, जैसे मलेरिया है, जात, मतलब यहाँ लगता है नहीं आर्टिकल? नहीं नहीं, जब आप डिजीज नहीं, आप ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द चिकन पॉक्स, नहीं बोलते ना, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, है ना। ये तो एल एस एस, ये आप एक एब्रीविएशन बना लीजिए, जैसे लॉस होता है एल ओ एस एस, ठीक है, तो इसमें लॉस में ओ भी होता है, इसमें ओ नहीं है, तो एल एस एस। तो ये एल एस एस वाला रूल याद रखने ला है, एल फॉर लैंग्वेजेस, एस फॉर स्पोर्ट्स, एस फॉर सब्जेक्ट्स, ठीक है। इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, नो, हाँ, नो आर्टिकल। और इसमें आपका एल क्या है, लैंग्वेजेस, ठीक है, एस इज स्पोर्ट्स एंड एस इज एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, याद रहेगा, यस यस, ठीक है। तो आज अभी आर्टिकल की एक और क्लास हमें करनी है, जिसमें खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कुछ और रूल्स लर्न करने हैं। आज तो सिर्फ फंडामेंटल क्लास, एक क्लास ली है मैंने। अब आज ग्रुप में जितने भी आप सर्कुलेट करेंगे क्वेश्चंस, वो आर्टिकल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो भी रूल स्टडी करेंगे वो आर्टिकल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस मैम। हाँ, और प्लीज़ brace you for practice in the next class. I need to give you a lot of practice so that you can get you get a hang of the practical questions which you are going to get in the exams, and you will also be able to test your understanding of these rules. Okay, so we will do it in my next class on articles with you. Okay, यस मैम। yes, ओके, yes. तो अभी हम रैप अप करते हैं इस सेशन को। कोई क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कुछ आपको लगता हो कुछ पूछना रहता हो आज के टॉपिक में से? नो मैम, क्लियर। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए। कंडीशनल्स, मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग भूल गए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल्स। कंडेंस का वीडियो नहीं है मैम, किस उस पे इंग्लिश अड्डा पे। किस पे? कंडीशनल्स का नहीं है? हाँ नहीं राइट, मैम, हाँ कंडीशनल्स, हाँ कंडीशनल्स का एक अभी रहता है आपका, मैंने थियोरी शीट शेयर कर दी है आपसे, कंडीशनल का वीडियो। ठीक है ठीक है, मैम, बताइए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शीट नहीं मिली मैम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थियोरी नहीं शेयर हुई आपसे? चलिए मैं आज दोनों शेयर कर देती हूँ, ये वाली भी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ओके,
है मैम, कंडीशनल सेंटेंस की, लेकिन उसका वीडियो नहीं है। चलिए ठीक है, वो कंडीशनल वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, वो भी वापस रिकॉर्ड करके आपको भेजना होगा, वो भी आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। मैं ग्रुप में अपडेट करूँगी जब मैं वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है? ओके मैम, ऑलराइट, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। मैम। बाय एवरीवन, थैंक यू मैम। बाय।